नमस्कार, ऑनलाइन सारथी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं आज आप सभी के लिए ईओआरओ भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस है उसके पार्ट बी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं, जो पार्ट दिए गए हैं, उनसे संबंधित मैं आपके लिए राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की अध्याय 3 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण धाराएं लेके आया हूं। इन धाराओं से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो एक एक करके उन धाराओं का अध्ययन करेंगे कि उसमें क्या प्रावधान दिया गया है और कुछ विशेष प्रावधान की चर्चा करेंगे। सारी धाराओं के सभी प्रावधान नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रावधान है उनको नहीं छोड़ेंगे, वो सभी प्रावधान पढ़ेंगे। बहुत कम समय बचा है, आप सब लोग जानते हैं दिसंबर चल रहा है, मार्च में आपके तीसरे चौथे सप्ताह में परीक्षा है। तो रिवीजन की दृष्टि से इस क्लास को आप लोगों को देखना है। तो धारा 51 में नगर पालिका बैठकों के बारे में उपबंध है। तो कौन सी धारा में है? 51 में। यहाँ पे देख लेते हैं नगर पालिका बैठक। दो प्रकार की बैठक की बात धारा 51 में की गई है। एक तो है साधारण बैठक और दूसरी है विशेष बैठक। तो दो प्रकार की बैठक कौन सी है? साधारण बैठक और विशेष बैठक। साधारण बैठक के बारे में क्या क्या प्रावधान दिए गए कि हर 60 दिन में एक बैठक होगी, यानी वर्ष में कम से कम 6 बैठक, कम से कम 6 बैठक होगी। विशेष बैठक के बारे में क्या प्रावधान है कि यदि नगर पालिका के 1/3 सदस्य अध्यक्ष से निवेदन करें तो वह 7 दिन में ऐसी बैठक बुलाएगा। 10 दिन में ऐसी बैठक बुलाएगा। ये 10 दिन कहाँ से हैं? जब निवेदन प्राप्त हुआ है तब से 10 दिन, तो 10 दिन में ऐसी बैठक बुलाएगा। कितने दिन में? 10 दिन में। तो इसकी सीमा क्या है? समय सीमा 10 दिन। यदि अध्यक्ष ऐसी बैठक नहीं बुला पाता है तो ऐसी स्थिति में यदि अध्यक्ष बैठक बुलाने में विफल रहता है तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी 7 दिन में, यानी इसकी विफलता यानी 10 दिन पूरे हुए उसके बाद में अगले 7 दिन में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ये बैठक अगले 7 दिन में बुलाएगा। 7 दिन में बैठक बुलाएगा। इसके बारे में आपकी जो 2023 की परीक्षा है उसमें सवाल पूछा जा चुका है कि अगर अध्यक्ष बैठक नहीं बुलाता है तो कौन बैठक बुलाएगा। इस बार आपकी परीक्षा में यह सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूनतम आवश्यकता क्या है, कि कितने सदस्य अगर कहें तो बैठक बुलाना आवश्यक है। तो 1/3 सदस्य अगर नगर पालिका के अध्यक्ष से निवेदन करें विशेष बैठक बुलाने का तो अध्यक्ष को अगले 10 दिन में ये बैठक बुलानी पड़ेगी। वो अगर विफल रहता है तो फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी अगले 7 दिन में वो बैठक बुलाएगा। ठीक है। तो नगर पालिका की दो प्रकार की बैठक, साधारण बैठक, विशेष बैठक हमने बात कर ली। अब व्यष्टि सदस्यों के अधिकार। व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल मेंबर। व्यष्टि का मतलब क्या हो गया? इंडिविजुअल, व्यक्तिगत सदस्य, इंडिविजुअल मेंबर। इनके अधिकार क्या है? विशेष अधिकार क्या है? तो इनके अधिकारों की अगर हम बात करें, नगर पालिका सदस्यों के अधिकार, तो इनके महत्वपूर्ण रूप से कुछ अधिकार है, देख लेते हैं। पहला कि ये नगर पालिका के कार्यों के निष्पादन के संबंध में
के संबंध में प्रश्न कर सकते हैं। दूसरा, नगरपालिका संसाधन की बर्बादी के बारे में कमेंट कर सकते हैं, टिप्पणी कर सकते हैं। नगरपालिका संसाधन की बर्बादी पर ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। किसका ध्यान आकृष्ट करेंगे? अध्यक्ष का। इसके अलावा मुख्य नगरपालिका अधिकारी से बिना किसी फीस के का भुगतान किए दस्तावेज या रिकॉर्ड्स के निरीक्षण की मांग कर सकता है। दस्तावेज या रिकॉर्ड्स के निरीक्षण की मांग कर सकता है। इसके अलावा वो नगरपालिका के कार्यों से संबंधित कुछ प्रस्ताव भी ला सकता है। तो नगरपालिका के कार्यों से संबंधित कोई संकल्प या प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर सकता है। ठीक है, तो ये नगरपालिका सदस्यों के व्यक्तिगत अधिकार है। क्या अधिकार है? एक तो ये अध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरा, नगरपालिका संसाधनों की बर्बादी पर ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। मुख्य नगरपालिका अधिकारी से बिना किसी फीस का भुगतान किए हुए नगरपालिका के जो भी रिकॉर्ड हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। इसके अलावा नगरपालिका के कार्य संबंधित कोई संकल्प या प्रस्ताव इसकी बैठक में प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये नगरपालिका के सदस्य हैं, उनके अधिकार है। कौन से धारा में दिए गए हैं? ये महत्वपूर्ण है, धारा 52 में दिए गए हैं। ठीक है, फिर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव, तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसको देख लेते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। पूरी प्रक्रिया देखो, सबसे पहले कि कब यह अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है, तो ये नगरपालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद ग्रहण करने से 2 वर्ष की अवधि के बाद लाया जा सकता है। यानी 2 वर्ष की अवधि, आज पद ग्रहण किया है तो आज से 2 वर्ष बाद लाया जा सकता है, उससे पहले नहीं। तो पद ग्रहण की तिथि से न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि के बाद लाया जा सकता है, बाद यह प्रस्ताव ला सकते हैं। ठीक है, दूसरा, यह प्रस्ताव जिला कलेक्टर को देते हैं, को दिया जाता है। कलेक्टर ये प्रस्ताव मिलते ही 1 महीने के अंदर अंदर एक मीटिंग बुलाता है। उस मीटिंग की जो गण पूर्ति है वो है 3/4 सदस्य। जिला कलेक्टर द्वारा 1
1 महीना या 30 दिन, 30 दिन में एक बैठक इस संबंध में बुलाई जाएगी, इस संबंध में बुलाई जाएगी। ठीक है, इस बैठक की गणपूर्ति कितनी होगी? इस बैठक की गणपूर्ति 3/4 सदस्य होंगे, यानी नगर पालिका के 3/4 सदस्य अगर इस बैठक में मौजूद है तो ये वैलिड मानी जाएगी, विधिक कार्रवाई मानी जाएगी, अन्यथा नहीं मानी जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट, यदि प्रस्ताव के पक्ष में 3/4 सदस्य जो बैठक में मौजूद है मतदान करते हैं तो प्रस्ताव पारित माना जाएगा। ठीक है, 3/4 नहीं किया तो प्रस्ताव पारित। अब क्या होगा, फिर नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपने पद से हटना पड़ेगा। यदि ये प्रस्ताव गिर जाता है तो, यदि प्रस्ताव पारित नहीं होता है, प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में अगले 2 वर्ष तक कोई अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होगा, यानी नया प्रस्ताव अगले 2 साल तक नहीं ला सकते, स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उपचुनाव में जीत के बना है तो उपचुनाव के बाद में उसका जो बाकी का कार्यकाल बचा है, उस कार्यकाल की आधी अवधि में अविश्वास प्रस्ताव उसके खिलाफ नहीं ला सकते। फिर से बता देता हूं, उपचुनाव हुआ, उसमें कोई अध्यक्ष उपाध्यक्ष जीता, अब अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने से उसका जितना कार्यकाल शेष है रेगुलर रूप से, उसकी आधी अवधि तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये 2017 में राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं। तो राज्य सरकार द्वारा 2017 में निर्मित नियमों के अधीन यह प्रक्रिया होती है, अधीन यह प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित एक तो धारा कौन सी है, धारा 53 है, नगर पालिका अधिनियम की धारा 53। फिर पद ग्रहण, जब से इन्होंने पद ग्रहण किया है तब से न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। फिर ये प्रस्ताव किसको दिया जाएगा, जिला कलेक्टर को। जिला कलेक्टर प्रस्ताव मिलने की तिथि से 1 महीने के यानी 30 दिन के भीतर बैठक बुलाएगा। फिर उस बैठक में इस पे मतदान करवाया जाएगा और बैठक की गणपूर्ति कितने, 3/4 सदस्य। बैठक में मौजूद जो सदस्य हैं उनमें से 3/4 अगर अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में वोट देते हैं तो अविश्वास प्रस्ताव पारित मान लिया जाएगा और अध्यक्ष या उपाध्यक्ष उसको पद से हटना पड़ेगा। यदि प्रस्ताव गिर जाता है, यानी समर्थन से अधिक विपक्ष में मतदान हो जाता है, तो फिर अगले 2 साल के लिए उसके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अब देख लेते हैं आगे की धाराएं। अब है समितियां। सबसे पहले 54 वार्ड समिति का गठन। धारा 54 वार्ड समिति का गठन। अब वार्ड समिति का गठन के लिए न्यूनतम जनसंख्या की आवश्यकता क्या है, तो न्यूनतम 3 लाख की जनसंख्या होगी किसी नगर पालिका में, तो ही इसका गठन किया जाएगा। तो नगर न्यूनतम 3 लाख जनसंख्या, वार्ड समिति का गठन।
3 लाख से कम है तो गठन नहीं होगा। दूसरी चीज, इसमें क्या एक ही वार्ड हो सकते हैं क्या? तो नहीं, एक वार्ड समिति में एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। एक वार्ड समिति में एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। एक से अधिक वार्ड हो सकते हैं। इस समिति की सदस्यता, तो इसमें सदस्य कौन कौन होंगे? एक तो समिति में शामिल वार्ड के पार्षद, जो निगम के सदस्य हैं वो इसमें हो जाएंगे। दूसरा, नगर पालिका द्वारा मनोनीत अधिकतम 5 सदस्य, अधिकतम 5 सदस्य, जिनकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है और जिनको नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव है। तो क्या होगा? इनकी न्यूनतम उम्र 25 वर्ष प्लस नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव, नगर पालिका प्रशासन का विशेष अनुभव। ठीक है। इसके बाद में इस समिति के पदाधिकारी कौन से हैं कि मुख्य अधिकारी कौन कौन से हैं? इनके पदाधिकारी तो वार्ड समिति के पदाधिकारी, कौन कौन पदाधिकारी होंगे? एक होगा अध्यक्ष। अब अध्यक्ष में क्या होगा? यदि नगर पालिका का अध्यक्ष उस समिति का सदस्य है तो फिर वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। तो नगर पालिका अध्यक्ष सदस्य है तो वो हो जाएगा, तो पदेन अध्यक्ष बन जाएगा उसका। नगर पालिका उपाध्यक्ष, यदि नगर पालिका उपाध्यक्ष उस समिति का सदस्य है तो वो इसका पदेन अध्यक्ष बन जाएगा। इसके अलावा अगर ये दोनों सदस्य नहीं है तो फिर जो उस वार्ड समिति में जितने वार्ड शामिल हैं उनके जो पार्षद हैं, यानी वहाँ से नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य हैं, उन सदस्यों में से किसी एक को सदस्य बनाया, उसका अध्यक्ष बनाया जाएगा समिति का। और फिर हर वर्ष उसका कार्यकाल 1 वर्ष का, हर वर्ष एक मीटिंग होगी, उस मीटिंग में नए सिरे से उसका अध्यक्ष चुना जाएगा वार्ड समिति का। और इसका समिति का जो कार्यकाल है कितना होगा? नगर पालिका का जितना कार्यकाल है उतना इसका कार्यकाल होगा। तो वार्ड समिति का कार्यकाल कितना होगा? नगर पालिका का जितना कार्यकाल है उतना वार्ड समिति का कार्यकाल। तो वार्ड समिति का कार्यकाल कितना होगा? नगर पालिका कार्यकाल के समान, यानी नगर पालिका भंग तो वार्ड समिति भी भंग के समानांतर। ठीक है। तो ये मुख्य रूप से वार्ड समिति के गठन के बारे में हम देख लिया। ये याद रखना कि कौन सी धारा में इसका गठन होता है और इसकी आवश्यकता क्या है कि न्यूनतम 3 लाख जनसंख्या इसकी होनी चाहिए। कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? न्यूनतम 3 लाख इसकी जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वार्ड समिति का गठन का प्रावधान है। अब इसके बाद में अन्य समितियां, वार्ड समिति के अलावा कौन कौन सी समितियां नगर पालिका में होती है उसके बारे में देख लेते हैं। धारा 55 नगर पालिका की अन्य समितियां।
अन्य समितियां कौन कौन सी है? सबसे महत्वपूर्ण समिति कार्यपालक समिति, कार्यपालक समिति। फिर आ जाएगी अन्य समितियां। अब इन अन्य समितियों में कौन कौन सी समिति आ जाएगी? एक तो होगी वित्त समिति, फिर स्वच्छता समिति, स्ट्रीट लाइटिंग समिति, सार्वजनिक मार्ग गलियों वगैरह उन पे लाइटिंग के लिए। इसके अलावा गंदी बस्ती सुधार समिति, इसके अलावा महिला कल्याण संबंधी समिति, एक और समिति का नाम है नियम एवं उपनियम समिति। इसके अलावा एक अन्य समिति अपराधों का शमन समिति। अब इनके बारे में एक ये प्रावधान है कि इन समितियों का गठन नगर पालिका के गठन से 90 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा। ये सवाल आपसे मई 2023 में जो परीक्षा आयोजित हुई उसमें पूछा जा चुका है कि इनका गठन कब होगा। इन समितियों का गठन नगर पालिका गठन से 90 दिन के भीतर किया जाएगा। नहीं किया तो फिर राज्य सरकार गठन कर देगी, तो नगर पालिका के लिए अच्छा है कि वो खुद ही कर ले गठन। अब इसमें क्या होगा कि ये जितने भी समितियां हैं इनके सदस्य कितने होंगे? इनके अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। हर समिति के अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं इन समितियों के। इसके अलावा ये जो दो समितियां हैं कौन सी? स्वच्छता समिति और स्ट्रीट लाइटिंग समिति। इनमें क्या होता है कि इनमें 50 वार्ड तक एक समिति, 50 से 75 वार्ड, किसी नगर पालिका में 50 से 75 वार्ड है तो वहां पे 2 समिति, और 75 से अधिक अगर वार्ड है तो वहां पे कितनी समिति हो सकती है? वहां पे 3 समिति हो सकती है। ठीक है। कार्यपालक समिति बहुत महत्वपूर्ण समिति है। इसमें कौन कौन होंगे? तो इसमें नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पालिका उपाध्यक्ष, विपक्ष का नेता, ठीक है। इसके अलावा निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य कितने होंगे ये फर्क पड़ता है कि कौन सी संस्था है। जैसे नगर निगम और नगर परिषद,
तो इनमें कितने होंगे? 7 सदस्य, और उनमें से 2 महिलाएं होनी चाहिए, 2 महिलाएं। ठीक है। नगर पालिका अगर है, नगर पालिका, तो 5 निर्वाचित सदस्य होंगे, 5 सदस्य। इसके अलावा इस समिति में जो नगर पालिका का मुख्य नगर पालक अधिकारी है, वो इसका सदस्य सचिव होगा। तो इसका सदस्य सचिव कौन होगा? सदस्य सचिव मुख्य नगरपालिक अधिकारी। ठीक है। इन समितियों की के मुख्य प्रावधान क्या है, हमने आपने देख लिया, धारा 55 में ये दिया गया है। और इनका गठन नगरपालिका के गठन से 90 दिन के अंदर होना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण समितियां कौन सी है और इसके क्राइटेरिया क्या है गठन के, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ये आपको याद रखना है, इससे संबंधित परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके बाद में समितियों से भिन्न अन्य सदस्यों की समितियों में नियुक्ति, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अन्य सदस्यों की नियुक्ति का मतलब क्या है कि अगर नगर पालिका के आधे से अधिक सदस्य एक प्रस्ताव के द्वारा नगर पालिका को अधिकृत करते हैं कि इन समितियों में अन्य जो नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य नहीं है उनकी नियुक्ति की जाए, तो ये नियुक्ति की जा सकती है। लेकिन इसमें 2 चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहला कि नगर पालिका के जितने सदस्य हैं उनके आधे से अधिक सदस्य ये प्रस्ताव के द्वारा नगर पालिका को ये अनुमति दें सदस्यों की नियुक्ति की। दूसरा, किसी भी समिति में 1/3 से अधिक सदस्य बाहर के नहीं हो सकते। तो किसी समिति में अधिकतम 1/3 सदस्य हैं वो बाहर के हो सकते हैं, बाकी 2/3 सदस्य हैं वो निर्वाचित होंगे। तो इसमें आवश्यकता, पहली चीज़ तो कौन सी धारा में ये प्रावधान दिया गया है, तो धारा 56 में दिया गया है। तो और आवश्यकता क्या है कि नगर पालिका के 1/2 सदस्य, 1/2 सदस्य यानी कम से कम आधे सदस्य इस आशय का प्रस्ताव पारित करें। और दूसरा, किसी समिति में, किसी भी समिति में 1/3 से अधिक सदस्य बाहरी नहीं हो सकते, बाहरी नहीं हो सकते। यानी अधिकतम कितने सदस्य बाहरी हो सकते हैं? 1/3। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज है, देख लेना कि कार्यपालक समिति में बाहरी सदस्य नहीं हो सकते। जो कार्यपालक समिति है, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसमें बाहरी सदस्य नहीं हो सकते, बाहरी सदस्य नहीं हो सकते। तो ये जो साधारण समितियां हैं जो उनके बारे में प्रावधान है, बाकी कार्यपालक समिति में ऐसे सदस्य नहीं हो सकते। अब इसके बाद में आ गया समिति का अध्यक्ष, कि जो समिति है उसमें अध्यक्ष कौन कौन होगा। तो जैसे जो समिति है उसमें वार्ड के जो सदस्य हैं, नगर पालिका के वार्ड से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो अध्यक्ष होंगे। इसके अलावा जो समितियों के अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल में। धारा 57 समितियों के अध्यक्ष। यदि नगर पालिका अध्यक्ष उस समिति का सदस्य है तो वो पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। समिति में हो तो वो क्या हो जाएगा, तो पदेन अध्यक्ष। इसके अलावा यदि
नगर पालिका उपाध्यक्ष समिति में हो तो क्या होगा, तो वह भी पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। यदि ये दोनों समिति में नहीं है तो नगर पालिका द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, नगर पालिका द्वारा अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा। ये भी अगर नहीं है तो फिर समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति। अगर इसके पश्चात समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति। ठीक है, तो क्या होगा, नगर पालिका अध्यक्ष अगर किसी समिति में है तो उसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, उपाध्यक्ष है तो वो भी पदेन अध्यक्ष हो जाएगा। और इन दोनों स्थितियों में अगर नहीं है तो उसके बाद में नगर पालिका द्वारा नियुक्त कोई सदस्य समिति का अध्यक्ष बन जाएगा। और इसके बाद भी अगर ये सदस्य भी नहीं है, अनुपस्थित है, तो इसकी बाद में क्या होगा, इसके पश्चात समिति के सदस्यों द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति। वो अपने में से किसी एक सदस्य को चुन लेंगे और फिर वो समिति का कार्य संचालन करेगा। अब इसमें आ गया समिति का अध्यक्ष हमने देख लिया। धारा 57 में इसका प्रावधान है। धारा 58 समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की, इसमें कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। धारा 58 समिति की बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया। क्या प्रक्रिया होगी कि समिति नगरपालिका द्वारा अनुमोदित किसी बजट में से कोई व्यय स्वीकृत कर सकती है। इसके अलावा समिति के जो कार्य हैं, समिति के कार्य, कर्तव्य, इसका क्षेत्राधिकार और इसके कार्य संचालन की रीति, ये किसके द्वारा तय की जाएगी, नगरपालिका के द्वारा, नगरपालिका के द्वारा तय की जाएगी। ठीक है, इसके अलावा समिति के किसी प्रस्ताव को या कार्य को नगरपालिका संशोधित या रद्द कर सकती है। यानी ये इसके पर्यवेक्षण के अधीन है, इसके रिव्यू के अंडर है। अब आगे देख लेते हैं 59 में क्या प्रावधान है कि समितियों का नगरपालिका के अनुदेशों के अधीनस्थ होना और नगरपालिका के अध्यक्षाओं का उनके द्वारा अनुपालन किए जाना। यानी जो भी
नगर पालिका ने समितियों के कार्य संचालन से संबंधित नियम बनाए हैं, जो भी रीति बनाई है उसका पालन समितियां अपने काम करते समय करेगी। और जो भी अपेक्षा नगर पालिका करती है, जैसे समितियों के रिटर्न मांगना, उनके अकाउंट्स वगैरह मांगना, उनके स्टेटमेंट मांगना, उनकी जो भी मीटिंग हुई है तो उनके मिनट्स ऑफ मीटिंग कि आपने क्या क्या डिस्कस किया, कौन कौन से प्रस्ताव प्रस्तुत किए, कौन से पारित हुए, तो ये सब मांगने का अधिकार किसका है? नगर पालिका का है। और जो भी समिति है उसको ये सब मांगने पर अविलंब जितना जल्दी हो सके उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तो ये महत्वपूर्ण प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 59 में है। इसके बाद में धारा 60 कि वार्ड समिति के सामान्य कृत्य कौन से हैं। तो हमने देखा कि नगर पालिका के कुछ मुख्य नगर पालिका कर्तव्य है और कुछ सहायक नगर पालिका कर्तव्य है। तो इन दोनों के निर्वहन में सहायता करना, इनके पूर्ति में सहायता करना किसका काम है? वार्ड समिति का काम है। तो वार्ड समिति के सामान्य कृत्य क्या है वो देख लेते हैं। वार्ड समिति के सामान्य कृत्य, इनकी पहली बात तो नगर पालिका के सामान्य एवं विशेष मतलब जो कोर म्युनिसिपल एक्ट्स कृत्यों के निर्वहन में सहायता करना। इसके अलावा अपने क्षेत्राधिकार में, यानी जो वार्ड समिति का क्षेत्राधिकार है उस क्षेत्राधिकार में क्या क्या करना? मुख्य रूप से कुछ गतिविधियां, एक तो विकास योजनाओं का निर्माण कि हमारे वार्ड में कौन सा विकास हो सकता है या उनकी रूपरेखा तय करना, फिर नगर पालिका को भेजना। दूसरा, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन, जो भी विकास योजनाएं उनके वार्ड में चल रही है उनका क्रियान्वयन करना। इसके अलावा मुख्य रूप से विकास योजनाओं के लाभार्थियों का चयन, लाभार्थियों के किस किस को इसका लाभ दिलवाया जा सकता है, तो लाभार्थियों का चयन करना, ये इनके मुख्य रूप से इसके अलावा जो सफाई और स्वच्छता इससे संबंधित कार्य, स्वच्छता संबंधी कार्य की वार्ड में स्वच्छता संबंधी कार्य, स्ट्रीट लाइटिंग से संबंधित कार्य, इन कार्यों के अलावा जैसे मनोरंजन संबंधी कार्य, मनोरंजन गतिविधियों, मनोरंजक गतिविधियों, उत्सवों आदि का आयोजन। तो ये कुछ काम है जो मुख्य रूप से वार्ड समिति करती है। आपको क्या ध्यान रखना है कि एक तो ये कौन सी धारा में प्रावधान है, तो धारा 60 में, धारा 60 में इसके बारे में प्रावधान दिया गया है, वार्ड समिति के सामान्य कृत्य। तो ये हमने मुख्य रूप से देख लिया कि धारा 54 में वार्ड समिति का गठन, धारा 55 में अन्य समितियां, अन्य समितियों में एक तो मुख्य रूप से कार्यपालक समिति और फिर वित्त समिति, सफाई समिति, स्वच्छता समिति, गंदी बस्ती सुधार समिति, महिला कल्याण से संबंधित समिति, ये सारी समितियों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया। इसके बाद में फिर सदस्य जो नगर पालिका के सदस्य, अन्य भिन्न सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्य नहीं है, तो उनको किस तरीके से इन समितियों में मनोनीत किया जा सकता है,
उनके कौन सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें धारा 56 में डिस्कस की गई है। धारा 57 में कि ये जो समितियां होती हैं इनके अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष कौन होगा, कैसे काम करेगा, ये धारा 57 में दिया गया। 58 में समिति की बैठक में क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये सारी चीज़ें दी गई है। और 59 में समितियों के नगर पालिका के अनुदेशों, इनके डायरेक्शंस के अधीन होना और नगर पालिका जो भी मांग करती है उन मांगों का अनुपालन या उनके कंप्लायंस, वो कौन सा धारा में 59 में, और 60 में है नगर पालिका के सामान्य कृत्य जो अभी हमने डिस्कस किए। अब इसमें आगे प्रत्यायोजन एवं अन्य प्रावधान धारा 61 से लेके 66 तक। शक्तियां, कर्तव्य और कृत्यों का प्रत्यायोजन। तो राज्य सरकार अपने कुछ काम नगर पालिका को दे सकती है, नगर पालिका अपने कुछ काम किसको दे सकती है, जो समितियां हैं, वार्ड समिति है या अन्य जो समितियां, इनको अपना काम दे सकती है। इसके अलावा यदि कोई अध्यक्ष या उपाध्यक्ष आरक्षित वर्ग से हैं और वो उसके स्थान पे उसके शक्तियों का प्रत्यायोजन किसी को किया जाना है, तो वो भी आरक्षित वर्ग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर अन्य व्यक्ति को किया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान है। कौन सी धारा में है, धारा 61 में। क्या प्रावधान है, दो तरीके के प्रावधान है। पहला कि नगर पालिका अपनी शक्तियों का, अपने कृत्यों का, अपने कर्तव्यों का प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन, यानी जो काम नगर पालिका को करने चाहिए अब वो नगर पालिका काम किसी और को दे रही है कि हमारा काम है लेकिन आप कीजिए, हम ये काम दे रहे हैं और इस काम करने के लिए आवश्यक जो शक्तियां हैं, जो अधिकार हैं, वो भी आपको दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि नगर पालिका अपना कार्य अपनी समितियों को प्रत्यायोजित कर सकती है। इसके अलावा आरक्षित वर्ग के व्यक्ति अगर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद पर था तो उसकी शक्तियां भी आगे आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को ही दी जा सकती है। अगर आरक्षित वर्ग का व्यक्ति शक्तियों के प्रत्यायोजन के लिए उपलब्ध नहीं है तो ऐसी स्थिति में सामान्य वर्ग के व्यक्ति को या अनारक्षित वर्ग के व्यक्ति को इस प्रकार की शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा सकता है। इसके अलावा धारा 62, नगर पालिका और समितियों का कार्य और कार्यवाहियां उनके सदस्यों के निर्भरता के कारण दूषित नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य है और बाद में उसके निर्वाचन संबंधी किसी प्रक्रिया की उसका निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया उसको, या फिर वो किसी कारण से सदस्य रहने या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष रहने से अयोग्य हो गया, तो ऐसी स्थिति में जब वो हटा, जब वो अयोग्य हुआ, उससे पहले उसने जो भी अध्यक्ष के रूप में, उपाध्यक्ष के रूप में या नगर पालिका के सदस्य के रूप में जो भी कार्य किए हैं, चाहे ये समिति का हो, किसी वार्ड समिति का हो, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हो, या फिर किसी अन्य समिति का अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हो, उसने उसकी अयोग्यता से पूर्व जो भी कार्य किया है वो कार्य अवैध नहीं होगा, वो दूषित नहीं होगा, विशेष नहीं होगा, वो लीगल माना जाएगा और वो लीगल रहेगा, वैध रहेगा सभी पर्पज़ के लिए। वो पद से हटते ही उसके पहले के काम अवैध नहीं हो जाएंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पद से हटते ही उसके पूर्व में किए गए सभी कार्यों को अवैध घोषित किया गया तो फिर नगर पालिका के कार्य संचालन में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो सकती है। तो उसको बनाए रखने के लिए कि किसी व्यक्ति के हटने से नगर पालिका का काम प्रभावित नहीं हो, इसलिए प्रावधान धारा 62 में किया गया है। क्या प्रावधान है, दोनों तरीके का प्रावधान है। पहला कि नगर पालिका और उसकी समितियों के कार्य और कार्यवाही उसके सदस्यों के निर्भरता आदि के कारण दूषित नहीं होंगे, विषेट नहीं होंगे। फिर धारा 63 कि नगर पालिका द्वारा उपगत समस्त खर्चा और व्यय के लिए साधारणतः नगर पालिका निधि का दायी होना। इसका मतलब दो चीज़ें, पहला कि नगर पालिका जितने भी कॉन्ट्रैक्ट करेगी, जितने भी एग्रीमेंट करेगी, जो भी किसी को ठेका वगैरह देगी, तो उसके लिए जो पैसा है वो नगर पालिका निधि में से आएगा। नगर पालिका पास पैसा कहाँ से आता है, टैक्स वगैरह लेते हैं या फिर अन्य कोई लेवी लगाते हैं, कोई फीस लेते हैं, कोई सरचार्ज लेते हैं, वहाँ से पैसा आता है। तो उसी पैसे में से नगर पालिका ने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, अगर कोई ठेका दिया है या अगर कोई एग्रीमेंट किया है तो उस वहाँ से पैसा आएगा। नगर पालिका कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या फिर इसका कोई अधिकारी व्यक्तिगत रूप से नगर पालिका द्वारा किए गए काम या इसके द्वारा दिए गए ठेके के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होगा। ये प्रावधान कौन से में है, ये धारा 63 में दिया गया है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति नगर पालिका का सदस्य है और उसके किसी अवचारण यानी मिसकंडक्ट के कारण या फिर उसके द्वारा किसी नगर पालिका के धन के मिस एप्लीकेशन के कारण यदि नगर पालिका को नुकसान हुआ है तो उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा। तो दो चीज़ें आपको यहाँ दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पहला कि नगर पालिका के द्वारा कोई ठेका दिया जाता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, कोई एग्रीमेंट किया जाता है, तो उसके लिए कोई व्यक्ति जो नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष या सदस्य है व्यक्तिगत रूप से लायबल नहीं होगा, जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन यदि किसी नगर पालिका में पद धारण करने वाले व्यक्ति, चाहे वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सदस्य हो, उसके किसी कृत्य के कारण
नगर पालिका को कोई नुकसान पहुंचता है, कोई संसाधन की बर्बादी होती है या फिर कोई धन है उसका बर्बादी होती है, उसका मिस एप्लीकेशन होता है, मिस एप्रोप्रिएशन होता है, या उसके मिसकंडक्ट के कारण नगर पालिका को किसी प्रकार की राजस्व या वित्तीय हानि पहुंचती है, तो ऐसी स्थिति में उसको लायबल ठहराया जा सकता है। यही नगर पालिका के अधिकारी के साथ है कि यदि नगर पालिका के कार्यपालक समिति में कोई भी व्यक्ति, चाहे अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो या फिर मुख्य नगर पालिका अधिकारी हो, उसके पास एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालक शक्ति है, उस शक्ति के मिसयूज के कारण यदि नगर पालिका को कोई नुकसान होता है तो फिर वो व्यक्ति उस नुकसान की भरपाई के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। तो ये दो चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। इसके बाद में नगर पालिका के अधिकारियों का किसी संविदा में हित नहीं रखना। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति नगर पालिका में काम कर रहा है वो नगर पालिका के किसी ठेके में या किसी कॉन्ट्रैक्ट में हिस्सेदार नहीं बन सकता। इससे क्या होगा, हितों का संघर्ष हो जाता है। कोई व्यक्ति मान लो नगर पालिका में ईओ लगा हुआ है या फिर नगर पालिका में अध्यक्ष है और नगर पालिका द्वारा दिए गए किसी ठेके में उसका हिस्सा है, तो वो ये चाहेगा कि उसका ठेके में हिस्सा अधिक से अधिक हो। उससे क्या होता है कि राजस्व की हानि हो सकती है, या फिर ये आरोप लगाया जा सकता है नगर पालिका के ऊपर कि किसी अध्यक्ष को, उपाध्यक्ष को या किसी नगर पालिका सदस्य को फायदा पहुंचाने के लिए ठेके की शर्तें इस प्रकार की रखी गई। तो इन सभी चीज़ों की संभावना को खत्म करने के लिए ये प्रावधान किया गया कि नगर पालिका कोई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य या फिर नगर पालिका में कोई नौकरी पर लगा हुआ है, कोई संविदा पे व्यक्ति लगा हुआ है, यानी नगर पालिका का कोई भी व्यक्ति काम कर रहा है तो वो उसी नगर पालिका क्षेत्र के ठेके में, जैसे कोई व्यक्ति किसी एक शहर की नगर पालिका में काम कर रहा है तो उस शहर की नगर पालिका द्वारा कोई ठेका वगैरह, कोई संविदा, कोई अनुबंध किया जाता है तो उसमें वो व्यक्ति हिस्सा नहीं रखेगा। अगर ऐसा व्यक्ति हिस्सा रखता है तो उसको 5,000 रुपये का उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा, शास्ति लगाई जाएगी। ये जुर्माना किसके ऊपर है? अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के ऊपर। यदि कोई कर्मचारी है और वो इस प्रकार की संविदा में हिस्सा रखता है तो 5,000 के जुर्माने के अलावा उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन यानी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उसके खिलाफ की जा सकती है। तो ये सारे प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 64 में तो प्रावधान है कि संविदा में हित नहीं रखेगा। 65 में क्या प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति हित रखता है तो उसके लिए कितनी पेनल्टी लगेगी? तो पेनल्टी क्या है? ₹5,000। और इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी है तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी उसके खिलाफ हो सकती है। और फिर धारा 66 में क्या है? सदस्य आदि लोक सेवक समझे जाएंगे, यानी भारतीय दंड संहिता। अब तो क्या है, भारतीय दंड संहिता की जगह आ गई भारतीय न्याय संहिता। पहले भारतीय दंड संहिता जो 1860 में कानून बना था, उस कानून के अंतर्गत एक लोक सेवक की परिभाषा दी गई थी कि कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि यदि कोई व्यक्ति लोक सेवक रहते हुए अपराध करता है तो उसके लिए सजा अलग होती है, उसके लिए ट्रायल का अलग प्रावधान होता है। तो इसी कारण इस नगरपालिका अधिनियम के उद्देश्य से भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत लोक सेवक की परिभाषा में किस किस व्यक्ति को रखा गया है, ये जो प्रावधान है ये धारा 66 के अंतर्गत किया गया। तो इसमें कौन कौन लोक सेवक की परिभाषा में आएंगे? एक तो नगरपालिका अध्यक्ष आ जाएगा, उपाध्यक्ष आ जाएगा, उसके नगरपालिका के सदस्य आ जाएंगे, नगरपालिका के अधिकारी आ जाएंगे। इसके अलावा यदि नगरपालिका द्वारा लगाए गए किसी टैक्स को कलेक्ट करने के लिए नगरपालिका ने कोई ठेका दिया है तो उस ठेकों को लेने वाला जो लीज धारक है, यानी नगर पालिका ने अपने द्वारा संग्रहित किए जाने वाले टैक्स के कलेक्शन के लिए, कर के कलेक्शन के लिए या किसी लेवी के कलेक्शन के लिए, संग्रहण के लिए किसी व्यक्ति को ठेके दिया है, पट्टा दिया है, तो वो पट्टा धारक और उस पट्टा धारक के जो सर्वेंट है या जो कर्मचारी है, कार्मिक है, वो भी लोक सेवक की परिभाषा में आएंगे। तो इस प्रकार धारा 66 में भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो लोक सेवक को परिभाषित किया गया है, उसके अंतर्गत इस नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से लोगों को माना जाएगा वो शामिल किया गया है। उसमें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य और नगरपालिका के कर्मचारी। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर नगरपालिका ने कोई पट्टा दिया है किसी लेवी को कलेक्ट करने के लिए तो वो व्यक्ति भी लोक सेवक की परिभाषा में आएगा। तो इस प्रकार हमने अध्याय 3 में कौन कौन सी धाराएं देखी? धारा 51 से लेकर हमने धारा 66 तक देखी। आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन नियम 2009 इसके अंतर्गत जो भी प्रावधान, जो भी नियम बनाए गए हैं वो इस अध्याय की धारा 51 और 52 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस अध्याय से आपसे कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं? मुख्य रूप से आपसे 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला कि कौन सी धारा में क्या उपबंध किए गए हैं। तो मैंने ये जो इस प्रकार का डायग्राम बनाया ये आप एक बार जरूर देख लेना परीक्षा में जाने से पहले, क्योंकि अंदर के क्या उपबंध है ये तो आप बार बार रिवीजन करोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद हो जाएंगे। लेकिन आपसे जो नगरपालिका अधिनियम से धाराओं से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाएंगे कि नगरपालिका अधिनियम 2009 के किस धारा के अंतर्गत वार्ड समिति के गठन का प्रावधान है,
या फिर नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस धारा के अंतर्गत नगर पालिका की साधारण एवं विशेष बैठक का प्रावधान है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे सीधे धाराओं से संबंधित पूछे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो मैंने 2-3 आपको डायग्राम बताए, जिसमें धारा 51 से लेकर 53 तक है, इसके बाद में धारा 54 से लेकर 60 तक है, और इसके बाद में धारा 61 से लेकर 66 तक, यानी ये इन सभी धाराओं का मैंने छोटा छोटा आपको ब्रीफ में बता दिया है। तो इनका जो टाइटल है इसको ज़रूर याद करना, और इसके अंदर का जो मुख्य रूप से प्रावधान है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में क्या प्रावधान है, वार्ड समिति के कृत्य के बारे में क्या प्रावधान है, कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं, सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया क्या है, वार्ड समिति या अन्य समितियों कार्य की प्रक्रिया क्या है, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। समय हमारे पास कम है, तो हमको लिमिटेड समय में मैक्सिमम आउटपुट देना है, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी यानी मैक्सिमम जो अधिकतम उत्पादकता के साथ काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है। हार्ड वर्क सभी करते हैं, आपको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। कम समय में ऐसी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना है जिसके आपके परीक्षा में आने की संभावना अधिकतम है। तैयारी सभी करते हैं कि यार मैं 1 नंबर से रह गया, आधे नंबर से रह गया, वो रह क्यों जाते हैं? क्योंकि वो हार्ड वर्क तो करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करते। आपको स्मार्ट वर्क करना है। यदि इसमें पोस्ट बहुत कम है और पिछली बार भी कट ऑफ बहुत हाई गई थी, कुछ लोग ये कह सकते हैं और हम भी ये मानते हैं कि हाँ पिछली बार पेपर लीक हुआ, हो सकता है उस कारण कट ऑफ ज़्यादा गई हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। इस बार लोगों को बहुत अधिक समय मिला है, फिर से लोग तैयारी कर रहे हैं, बार बार तैयारी कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज़ भी दे रहे हैं। हमने भी एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च की, आप उस टेस्ट सीरीज़ को भी देख सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन सारथी ऐप में मिल जाएगी। उस ऑनलाइन सारथी ऐप में टेस्ट सीरीज़ 500 रुपये में, 499 रुपये में हम आपको 20 टेस्ट दे रहे हैं, जो 16 सेक्शनल टेस्ट है, यानी अलग अलग अध्याय पे अलग अलग टॉपिक पे आधारित टेस्ट है, और 4 उसमें फुल लेंथ टेस्ट है। तो कुछ लोग कह सकते हैं कि कट ऑफ पिछली बार अधिक गई थी, इस बार कम जाएगी। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, इस बार भी कट ऑफ अधिक जा सकती है, लोगों की बहुत अच्छी तैयारी है, तो आपको भी बहुत शानदार तैयारी रखनी है, स्मार्ट वर्क करना है। एक ही पुस्तक आप जो भी पार्ट बी के लिए पढ़ रहे हो, जो भी आपके नोट्स हैं, एक चीज़ तक आप लिमिट हो जाएं, उसी का बार बार रिवीजन करें। मैं आपको जो महत्वपूर्ण धाराएं बता रहा हूं, इसको भी आप देखें, इसको भी अच्छे से आप रिवाइज करके जाएं। ज़रूरी है स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट वर्क। आप सब लोग स्मार्ट लोग हो, मैं जानता हूँ, अच्छे से आप तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को आप बार बार रिवीज करोगे। इन्हीं सब चीज़ों के साथ, इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी का इस कक्षा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।